ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आइए जरा आज की क्लास चालू करते हैं। हम लोग अपना चल रहा था वॉल्यूमेट्रिक प्रिंसिपल चल रहा था, जिसके 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले बात करते हैं एचडब्ल्यू की। तो कल का एचडब्ल्यू हम लोगों ने किया था, मैंने वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चंस आपको दिए थे। इसको बांध दो, वहां पर थोड़ा सा बांध दो, अदरवाइज वो वहां से निकल जाएगा। हम लोगों ने कल वॉल्यूमेट्रिक के काम क्वेश्चन किए थे। वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चंस थे और मैंने आपसे बोला था जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान दें। आईयूपीएसी आपको फिनिश करना है 21 नवंबर तक, ये मैंने आपसे कहा था। 21 नवंबर तक आपको आईयूपीएसी खत्म कर लेना है। जिन बच्चों ने आईयूपीएसी नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ लिया था, उनके लिए सिर्फ एक ही काम था, वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपने ये क्वेश्चन लगा लिए होंगे और आपने इनका जो डाउट फंसा होगा वो वीडियो सॉल्यूशन से आपने देख लिया होगा। मतलब कल का एचडब्ल्यू ये हो गया है। अच्छा, आज का एचडब्ल्यू जो है मैं आज की क्लास पढ़ा लूं, उसके बाद में आज का एचडब्ल्यू आपको दूंगा, ठीक है। तो कल का एचडब्ल्यू आपने कर लिया होगा, अपने डाउट भी आपने क्लियर कर लिए होंगे और 1-2 लेक्चर आईयूपीएसी के भी आपने देख लिए होंगे, क्योंकि 21 नवंबर तक ये खत्म करना है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, पिछली क्लास में थोड़ी लंबी क्लास थी पिछली वाली, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशंस पढ़ी थी और उनमें आपस में इंटर कन्वर्जेंस भी हम लोगों ने देखे थे। कंसंट्रेशन में एक पॉइंट और रह गया था, जिसके बाद हम लोग अपना आखिरी पड़ाव चालू करेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले एक जो कंसंट्रेशन रह गई थी वो पढ़ लीजिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसको बेटा स्मॉल एक्स से हम डिनोट करते हैं। क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस स्पेशल कंसंट्रेशन is defined only for H2O2 solution। ये एक स्पेशल टाइप की कंसंट्रेशन है जो सिर्फ H2O2 सॉल्यूशन के लिए डिफाइन की जाती है। मतलब जब सॉल्यूट के रूप में H2O2 काम करता हो। अगर कोई दूसरा सॉल्यूट है तो हम सारी कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब सवाल बेटा ये है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है। तो लिखेंगे व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, लिखेंगे इट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ब्रैकेट में इन ml, it is volume of oxygen obtained by decomposition of 1 ml H2O2 at STP। 1 ml H2O2 के टूटने से जितने ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हम उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ml ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ml H2O2। ये इसका फार्मूला बनेगा। देखिए, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन ml।
ध्यान रखिएगा, आप कैसे पहचानेंगे कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है? जिस डिजिट के आगे VOL लिखा हो, वॉल्यूम लिखा हो, हम उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ मानेंगे। मान लो ये लिखा है और ये लिखा है, तो बताइए वॉल्यूम स्ट्रेंथ कौन होगा? ये तो पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम होगा, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ कौन होगा? ये होगा। ठीक है, देखिए, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन ml। आपने फिजिक्स में भी सीखा होगा, मैं भी सिखा रहा हूं, फार्मूले में जो चीज बटे के नीचे डिनोमिनेटर में लिखी होती है, जब हम डेफिनेशन बनाते हैं तो हम उसको 1 मान लेते हैं। मतलब अगर हम यहां से इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी? 1 ml H2O2 के टूटने से जितने ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाता है। वही देखिए ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके ऊपर आपको एक सवाल करा देते हैं। ये स्पेशल कंसंट्रेशन है विच इज डिफाइंड ओनली फॉर H2O2 सॉल्यूशन। इसका फार्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन ml। राइट, हटा दें इसको, हटा दें बेटा। चलिए एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन बेटा आया, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन obtained from 10 ml 20 वॉल्यूम H2O2। ये मैंने क्वेश्चन पूछा, 10 ml 20 वॉल्यूम H2O2 से कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का प्राप्त होगा। सवाल में कोई दम नहीं, 2 कॉली का सवाल। देखिए 10 ml 20 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब क्या है कि 10 ml इज द वॉल्यूम ऑफ H2O2 और 20 वॉल्यूम इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और आपसे पूछा क्या गया है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। x की जगह 20, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ml में बताना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 10। ml। दिस इज योर आंसर। बात क्लियर हो गई? चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाया वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर। आई, जैसे कि आप जानते हो, जब भी हम आपको कोई कंसंट्रेशन बताते हैं तो दूसरी कंसंट्रेशन के साथ उनके रिलेशन आपको बताते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी एक कंसंट्रेशन है। आइए देखें दूसरी कंसंट्रेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो साथ सामने देखिएगा, हटा रहा हूं मैं इसको। ध्यान रखिए बेटा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में संबंध होता है 17x अपॉन 5.6। डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। आप इसको याद करिएगा। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बराबर 17x अपॉन 5.6 और नॉर्मेलिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। ओके, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ और दूसरी कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बराबर 17x अपॉन 5.6 और नॉर्मेलिटी बराबर x अपॉन 5.6। ओके, बहुत ही 2 महत्वपूर्ण रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके ऊपर पूछे
जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पड़ाव खत्म हो चुका है। पहला पड़ाव था इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, आपने निकालना सीखा। दूसरा पड़ाव था डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपने सीखा। आपस में इंटर कन्वर्जन आपने सीखे। अब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक के आखिरी पड़ाव पे जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मैं इसको हटाना चाहूंगा और हम लोग जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखिए बेटा, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। माना कोई ए है जो किसी बी से रिएक्शन कर रहा है और कोई प्रोडक्ट पी बना रहा है। सुना बेटा, नियम कहता है अगर ये ए और बी एक दूसरे को 100% खत्म कर दे, इनमें से कोई भी शेष ना बचे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं। ओके, मतलब मैं लिखूंगा इफ बोथ A and B react completely, then अगर दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म करें, then ध्यान रखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A must be equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। और ध्यान रखना बेटा, ना सिर्फ इन दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगी बल्कि इट इज आल्सो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर दो रिएक्टेंट एक दूसरे को 100% खत्म कर रहे हैं, उनमें से कोई भी शेष ना बच रहा हो, तो उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट हम आपस में बराबर कर देते हैं। ना सिर्फ उन दोनों के बल्कि प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ध्यान रखना बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट को आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, आप शॉर्ट में MEQ लिख सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी, सॉरी पी। देखिए, एक चीज समझ लीजिए फिर आगे बढ़िए। पहले आपको समझा दें टर्मिनोलॉजी। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट को सिर्फ इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, हम ग्राम शब्द को छुपा सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी। सिमिलरली मिलीग्राम इक्विवेलेंट को आप ग्राम हटा दो, मिली इक्विवेलेंट भी बोला जा सकता है। ध्यान रखिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से किसी के वेट को ग्राम में लिखा जा सकता है और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज मिलीग्राम में लिखी जा सकती है। दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें वेट को डिनोट कर रही हैं, बस एक ग्राम में है एक मिलीग्राम में है। वही है ग्राम इक्विवेलेंट जब वेट होता है ग्राम में, और मिली इक्विवेलेंट जब वेट होता है मिलीग्राम में। ओके, दोनों चीजें क्या है, सेम। ध्यान रखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट को सिर्फ इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ग्राम को छुपा सकते हैं, और मिलीग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, अगेन ग्राम को छुपा सकते हैं। तो ध्यान रखो बेटा, दो लोगों के
ग्राम इक्विवेलेंट आपस में कब बराबर करोगे? जब वो दोनों एक दूसरे को 100% खत्म करेंगे। ये ओके, एक बात ध्यान रखना बेटा, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो एग्जामिनर साफ साफ मेंशन करता है कि ए कंप्लीटली रिएक्ट विद बी, या ए न्यूट्रलाइजेस बी, या ए रिक्वायर्ड बी। तो कभी भी इस प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं, कंप्लीटली रिएक्ट, न्यूट्रलाइज या रिक्वायर्ड, तो इनका मतलब ही होता है दोनों ने एक दूसरे को 100% खत्म कर दिया। और अगर 100% खत्म कर दिया तो तुरंत आप उनके क्या बराबर कर देंगे? ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ओके बेटा, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दो लोग आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसी को वॉल्यूमेट्रिक की भाषा में हम टाइट्रेशन नाम देते हैं। बेटा आप लोग क्या देते हैं? टाइट्रेशन। दिस इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन। ओके, लिख लीजिए इसको। सुना बेटा, अब टाइट्रेशन भी नाम दिए जाते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या रिडॉक्स टाइट्रेशन। समझना बेटा मेरी बात, इनमें से कोई एक एसिड हो दूसरा बेस हो तो इस टाइट्रेशन को नाम देंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इनमें से कोई OA हो दूसरा RA हो तो इसे नाम दे देंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है, उस आधार पर टाइट्रेशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो सकता है और रेडॉक्स टाइट्रेशन भी हो सकता है। ओके, तो आप उनके ग्राम इक्विवेलेंट को आपस में बराबर कर देना। ठीक है, अब सुनो, हटाते हैं। वैसे तो पिछली क्लास में ही मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3-4 रास्ते बता दिए थे। आज हम लोग सारे रास्ते ऑफिशियली देखेंगे। ऑफिशियली देखिए बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 5 रास्ते मेरे पास हैं। कितने रास्ते? 5। आइए 1 बाय 1 आपको सारे रास्ते दिखाएं। सब आपको आते हैं पर मैं लिखूंगा सीधे, देखना। नॉर्मेलिटी बराबर तुमने फार्मूला पढ़ा था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, पहला फार्मूला। अगर तुम्हें नॉर्मेलिटी दी जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर N इंटू V। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। तुम्हें मालूम है नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी की जगह पर हम मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर भी लिख सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का दूसरा फार्मूला है MVF। मैं ऐसे बच्चों को याद करवाता हूं, N इंटू V और MVF। ओके, नेक्स्ट। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तीसरा फार्मूला मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। बड़ा बोलो कौन सा? मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। एक बार और दिखा देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट का जेन्युइन फार्मूला होता है, पुराना फार्मूला, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये चौथा फार्मूला है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब देखना बेटा, इक्विवेलेंट वेट की जगह पर तुम लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, चला गया ऊपर। ठीक है, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये क्या बन गया? मोल। तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक फार्मूला हो गया मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो 4 फार्मूले याद हो गए, N इंटू V, MVF, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर,
वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और लास्ट फार्मूला भी आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, जब वेट दिया जाता है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर किसी का वॉल्यूम दिया जाए, बेटा बोलो क्या दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, तो हम लोग डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम से। बेटा बोलो किससे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम से। ओके, वेट को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, और वॉल्यूम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ये चीज भी आपको मैंने पढ़ाई थी, सुनना बेटा। ये तो बेटा बात हो गई ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के कितने रास्ते हैं, जहां बैठे बोलो N इंटू वी, MVF, मोल इंटू बैलेंस फैक्टर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सुनना, जैसे कि आप जानते हो, चाहे आप ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, चाहे आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट बोलो, बात तो बेटा एक ही होती है। सुनना बेटा, अब सुनना, जिन जिन फार्मूलों में वॉल्यूम आ रहा है, अगर उन फार्मूलों में वॉल्यूम को ml में कर दोगे तो वो बदल जाएगा मिली इक्विवेलेंट में। किस में बदल जाएगा, मिली इक्विवेलेंट में। और जिन फार्मूलों में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, आप उनमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो बदल जाएगा मिली इक्विवेलेंट। ओके, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट। लीटर में रखा तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, ml में रखा तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ओके, सुनना बेटा, यहां पर मैं अपने छात्रों को इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इक्विवेलेंट वेट आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, देखिए, ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने 5 रास्ते बताए हैं बेटा, ये धरती पे 6वां रास्ता नहीं बनेगा। ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट निकालने के 5 ही रास्ते हैं। आइए, इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, ध्यान सुनिए बेटा। थोड़ा सा है, जरा सा है, हटाना चाहेंगे इसको। ठीक, सुनना, ध्यान सुन बेटा। जिस प्रकार से इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, पूरी 2 क्लासें आपने पढ़ी हैं इसके ऊपर, बिल्कुल उसी प्रकार से इक्विवेलेंट वॉल्यूम बराबर होता है मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंस फैक्टर। ध्यान रखिएगा, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू एसटीपी पर होती है 22.4 लीटर एट एसटीपी। मतलब अगर एसटीपी पे चर्चा चल रही है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम को लिखा जा सकता है 22.4 अपॉन वैलेंस फैक्टर, और अगर एसटीपी पे नहीं हो तो लिखोगे मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंस फैक्टर। इतना क्लियर हो गया, सुनते रहना। जिस प्रकार से 3 लोगों का इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, 1 ग्राम, 8 ग्राम और 35.5 ग्राम, उसी प्रकार से 3 लोगों का इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी फिक्स होता है।
11.2 लीटर, 5.6 लीटर और अगेन 11.2 लीटर। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल क्वांटिटी है लेकिन 3 लोगों का फिक्स होता है, उसी प्रकार से इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी वेरिएबल क्वांटिटी है लेकिन 3 लोगों का फिक्स होता है। दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अगर ये 3 लोग हैं तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम को निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे वैल्यू रखिए। इनके अलावा कोई अगर है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंस फैक्टर। बात क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, मैंने पूछा, ध्यान सब लोग सुनना, मैंने पूछा कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 5.6 लीटर अमोनिया गैस एट एसटीपी। मैंने पूछा 5.6 लीटर अमोनिया गैस का ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। सब लोग सुनो, आपको वॉल्यूम दिया गया है तो जाहिर सी बात है ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आप लास्ट वाला फार्मूला लगाओगे, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब देखना बेटा, वॉल्यूम दिया है 5.6। अब देखना अमोनिया, भाई अमोनिया का तो फिक्स होता नहीं है कि ऐसे निकाल के सीधे रख दें, तो अमोनिया का इक्विवेलेंट वॉल्यूम आप निकालेंगे फार्मूले से, मोलर वॉल्यूम 22.4 अपॉन अमोनिया का वैलेंस फैक्टर। इक्विवेलेंट वाली क्लास में मैंने आपको बताया हो, नहीं बताया तो ध्यान रखना, अमोनिया इज ए मोनो एसिडिक बेस, ये ध्यान रखना। जब अमोनिया बेस के तरह काम करता है तो ये मोनो एसिडिक बेस होता है, इसका वैलेंस फैक्टर होता है 1। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर अमोनिया के पास तो हाइड्रोजन है, ये तो एसिड होना चाहिए। नहीं बेटा, हाइड्रोजन होने से हर चीज एसिड नहीं हो सकती। अमोनिया जो होता है लोन पेयर होने के कारण इट इज ए ब्रोंस्टेंट बेस। अब इसका वैलेंस फैक्टर 1 कैसे आ गया तो कहीं बता दे रहे हैं। देखो बेटा, अमोनिया में अगर तुम पानी डालो तो ये आपको देगा NH4OH, मतलब अमोनिया को पानी में घोलने पर 1 OH प्राप्त हो रहा है, इसलिए अमोनिया इज ए मोनो एसिडिक बेस, इसका वैलेंस फैक्टर होगा 1। ध्यान रखिएगा, अमोनिया एसिड नहीं होता है, H दिखाई पड़ने का मतलब एसिड नहीं है, लोन पेयर के कारण ये मोनो एसिडिक बेस होता है। इसका वैलेंस फैक्टर बेटा क्या होगा 1। तो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 1/4। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हमने अमोनिया वॉल्यूम वाला शब्द सीखा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम हम लोगों ने सीखा, राइट। इसको लिखेंगे और फिर एक बार और हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? सुनेंगे जरा बेटा सब लोग, अगर लिख लिया हो तो। अभी मैंने पिछले आधे घंटे में आपको क्या पढ़ाया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन ml। ये एक स्पेशल कंसंट्रेशन है जो सिर्फ H2O2 सॉल्यूशन के लिए की जाती है। अच्छा भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बराबर 17x अपॉन 5.6 और नॉर्मेलिटी बराबर x अपॉन 5.6। हम लोगों ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोले तो टाइट्रेशन पढ़ा। जब दो लोग एक दूसरे को 100% खत्म कर दें, 100%, दोनों में से कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए,
तो उस कंडीशन पर हम दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देते हैं, विच इज आल्सो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, हमारे बच्चों ने देखा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 5 रास्ते हैं। N इंटू वी, एम वी एफ, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। यहां पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंस फैक्टर होता है। मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर। 3 गैसें ऐसी हैं जिनका इक्विवेलेंट वॉल्यूम फिक्स होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इनको निकालने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा फिक्स होता है। हम लोगों ने यहीं पर एक चीज पढ़ी, अमोनिया एसिड नहीं बेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। आप जब इसको पानी में डालते हैं, ये पानी के H+ को आकर्षित कर लेता है और एक OH आयन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर होगा 1। ओके बेटा, इस प्रकार से हमने ये खत्म किया। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, 2 लोगों ने एक दूसरे को पूरा खत्म किया, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होगा कंप्लीटली रिएक्ट या न्यूट्रलाइज या रिक्वायर्ड। तो जब भी इन शब्दों का प्रयोग हो, समझ जाना उन दोनों ने एक दूसरे को पूरा खत्म कर दिया है, हम तुरंत उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देंगे। ओके, तो आइए इस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे जाएं। ठीक है, इसको हटाते हैं और अब देखिए धड़ाधड़ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, मैं करूंगा सवाल, आप सिर्फ देखेंगे। हटाने इसको। आइए, धड़ाधड़ बेटा क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन, सवाल, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is completely neutralized by, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, is completely neutralized by, ऑप्शन लंबाई में लिखिएगा, 1 मोल HCl, 1 मोल H2SO4, 1 मोल H3PO4 और ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आया। देखिए, जैसे कि सवाल ने बोला, हमारे पास 1 मोल फेरिक हाइड्रोक्साइड है जिसको हम इनमें से किसी एसिड के द्वारा न्यूट्रलाइज कराना चाहते हैं कंप्लीटली। आप समझ गए होंगे, इस बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज वही करेगा जिसके ग्राम इक्विवेलेंट इस बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। ओके, तो अब करना क्या है, इसका तुम्हें मोल दिया गया, तुम इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, और इन सबके भी मोल दिए गए, आप इनके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, वो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, हमने इसके ग्राम इक्विवेलेंट को निकाला, आपको मोल दिया गया है, आप फार्मूला लगाएंगे मोल इंटू वैलेंस फैक्टर 3। तो बेस का ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 3। अब इनके
आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आया, क्या ये उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा? नहीं करेगा। मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, क्या ये उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा? नहीं करेगा। मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, क्या ये उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर है। सो द आंसर इज सी। तो हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा, दो लोग एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज तभी कर सकते हैं जब उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर हो। सो द आंसर इज थर्ड। ओके, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपने टाइट्रेशन के ऊपर किया। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, हटाते इसको। सवाल ही सवाल बेटा है, अब चैप्टर बेटा खत्म हो चुका है, मैं क्वेश्चन के द्वारा थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। सवाल, 500 ml of 2 molar H2SO4 solution is completely neutralized by 250 ml of X normal NaOH, full stop. कैलकुलेट X, ये मैंने पूछा। अगेन देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल नीट के लेवल का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। सवाल ने बोला मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है 500 ml 2 मोलर, अच्छा, और मेरे पास NaOH है X नॉर्मल 250 ml। ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊं, वॉल्यूम आप देखिए दोनों के ml में दिए गए हैं, तो मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर दो। क्लियर? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। एक बार ध्यान रखिएगा, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करो चाहे मिली इक्विवेलेंट बराबर करो, आंसर सेम ही आता है। बस ये मत कर देना कि एक का लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट और दूसरे का लिख दो मिली इक्विवेलेंट, ये मत करना, ठीक है। देखो, तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी दी गई, दूसरा वाला फार्मूला लगाओ, MVF, बैलेंस फैक्टर बेटा बोलो 2, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तुम्हें इसका नॉर्मेलिटी दिया गया, पहला फार्मूला N इंटू V इन ml। ओके, आप सॉल्व कर लो, 250 दूनी 500, तो X बराबर आ गया 8 नॉर्मल। दिस इज योर आंसर। मतलब इस NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, 8 नॉर्मल आएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई,
तो जब कभी दो लोग एक दूसरे को 100% खत्म करते हैं, हम उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देते हैं। यही कहलाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या टाइट्रेशन। ओके बेटा, चलिए एक तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखेंगे। 1 ग्राम 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट required 100 ml M/5 HCl solution. Full stop. Calculate equivalent weight of metal. ये क्वेश्चन पूछा। ठीक, देखिए सबसे पहले सवाल समझिए, फिर आराम से लिखिएगा। देखिए हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल का नाम नहीं बताया, मतलब आपको इसका फार्मूला नहीं मालूम, मतलब ये मॉलिक्यूल आपके लिए क्या हो गया, अननोन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, सुनना। इस मेटल कार्बोनेट को रिक्वायर्ड, मैंने अभी भी बताया, रिक्वायर्ड का मतलब ही होता है कंप्लीट रिएक्शन। ये मेटल कार्बोनेट कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है इस HCl से, तो इसमें कोई संदेह नहीं, हम डंके की चोट पर लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। आप मिली इक्विवेलेंट भी बराबर कर सकते थे, इसलिए चाहे जैसे चाहो वैसे करो। अब समझ गए होगे, आंसर सेम ही आता है। अच्छा सुनते रहना सब लोग। जिन बच्चों ने इक्विवेलेंट वेट वाली क्लास पढ़ी है वो समझ गए होंगे कि मैंने मेटल कार्बोनेट को ऐसे क्यों लिख दिया। जब मेटल नहीं मालूम तो उसकी वैलेंसी नहीं मालूम, और जब वैलेंसी नहीं मालूम तो हम इसका एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बना सकते। ये हमारे लिए होगा अननोन मॉलिक्यूल। ओके, तो हमने अननोन मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया, मेटल कार्बोनेट। ध्यान दो, मेटल कार्बोनेट है जो HCl से कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट हमने बराबर कर दिए। अच्छा, मेटल कार्बोनेट तुम्हें कितना दिया गया, 1 ग्राम वेट दिया गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला लगाएंगे वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। जिन बच्चों ने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा है वो समझ गए होंगे कि अननोन मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट हम तोड़ के लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ओके, ये ग्राम इक्विवेलेंट आ गया मेटल कार्बोनेट का, बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। मोलैरिटी दी गई है तो MVF। कौन बच्चा बताएगा यहां पर गलती क्या है? गलती क्या है? गलती है जब तुम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो तो वॉल्यूम रखते हो लीटर में, हमने रख दिया ml में। 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ओके, देखना, ये आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, आपको निकालना है। अच्छा, सवाल ये उठा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या होगा, तो जिन बच्चों ने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा है वो समझ गए होंगे किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 12 और 48 60 डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर चार्ज के बराबर 2। मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट होगा 30, तो नीचे आ गया E + 30। इसको सॉल्व कर लो,
यहां पे आ गया 50, तो E + 30 बराबर 50, तो क्लास 5th का बच्चा भी बता देगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया 20। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, ये मॉलिक्यूल अननोन था, हम इसका एग्जैक्ट फार्मूला नहीं लिख सकते, तो हमने इसके इक्विवेलेंट वेट को ब्रेक करके लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर करे, सॉल्व करने पर मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया 20। ओके, चल, इस प्रकार से बहुत ही प्यारा सवाल खत्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर इस क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा जाता इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट बताओ, तो ये पूरा डिनोट करता इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो आपका आंसर आ जाता 50। मैंने मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा, मैंने मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा, तो आपको E + E कार्बोनेट तोड़ के लिख दिया, वहां से E की वैल्यू आ गई 20। तो बड़ा अच्छा सवाल था, खत्म हुआ इस प्रकार से ये सवाल। तो आपने अभी तक 3 सवाल करे, और तीनों सवाल में आपने एक चीज देखी, जब कभी दो लोग एक दूसरे को 100% खत्म करते हैं, तो हम उन दोनों लोगों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने के कितने रास्ते हैं? 5, सारे रास्ते आपको मालूम है। ओके, तो इस प्रकार से ये सवाल भी क्या हुआ, खत्म होता है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे मैंने इसके इक्विवेलेंट वेट को ब्रेक करके क्यों लिखा। ये मॉलिक्यूल अननोन है, इसका इक्विवेलेंट वेट हम तोड़ के लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ओके, नेक्स्ट, अगला बेटा क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल भी आपकी नीट का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। 1.52 ग्राम ऑफ metal hydroxide is completely converted into 0.995 gram of metal oxide, full stop. Calculate equivalent weight of metal. आई ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वही जरा सा था और उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए पहले सवाल करते हैं। देखिए, हमारे पास एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, समझ गए होंगे अननोन मॉलिक्यूल है, और ये पूरी तरीके से बदल रहा है मेटल ऑक्साइड में, मतलब ये भी अननोन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब हम इनके एग्जैक्ट फार्मूले तो नहीं लिख सकते, और जिनके एग्जैक्ट फार्मूले हम लोग नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम ऐसे लिख देते हैं। कितना है? 1.52 ग्राम। ये कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड में, कितना? 0.995 ग्राम। सवाल जरा समझिए, फिर सवाल करेंगे। देखो, अभी मैंने जब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया था तो मैंने बोला था जब दो लोग एक दूसरे से 100% रिएक्ट करते हैं
तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं एंड इट इज आल्सो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सवाल कुछ वैसा ही है। यहां पर एक रिएक्टेंट है बेटा जो 100% कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसमें कोई संदेह नहीं, हम डंके की चोट पर लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। चूंकि ये पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। जगह नहीं है, मैं ऊपर सॉल्व करूंगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। देखिए, आपको वेट दिया गया तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए चौथा वाला फार्मूला वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, आप नीचे लिखिएगा वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, आप तोड़ के लिखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन बराबर। इसका भी वेट दिया गया, इसके भी चौथा वाला फार्मूला वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। आपको अच्छे से मालूम है ऑक्सीजन किसी भी रूप में हो इक्विवेलेंट वेट हमेशा 8 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू तो पक्की बात है कितनी होगी 8। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी भी बताया था, ये आयन है, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर जो चार्ज के बराबर होगा। तो आप बताइए, ये 17 आ गया, इसकी जगह 8 रख दिया, क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं निकाल पाओगे? क्रिस क्रॉस करके सॉल्व करिए, आपका आंसर जरूर आएगा। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा था, हमने दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर दिए, जो आपसे पूछा जाए आपका आंसर आएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा, मुझे आंसर नहीं मालूम है, शायद 9 आता है या 27 आता है, मुझे याद नहीं है, आंसर भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए, तो आपने इस प्रकार से हमसे 4 सवालों को देखा और चारों सवालों में आपने एक ही चीज को फील किया कि अगर दो लोग एक दूसरे को 100% खत्म करते हैं तो हम उनके ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल अननोन है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम तोड़ के लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। हटा दें, आइए बेटा अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल ही सवाल है बेटा। अगला बेटा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, आपके नीट का चहेता सवाल है। हाउ मैनी moles of potassium dichromate in acidic medium are required to oxidize 1 mole of सल्फाइड आयन। आइए, अगेन एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश है, आपके नीट में पूछा गया है, चहेता सवाल है। देखिए सवाल क्या है, हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अच्छा,
जो सल्फाइड आयन को रिक्वायर मतलब पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। जाहिर सी बात है, अगर ये इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इन दोनों के ग्रेम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। हां, मैं लिख सकता हूं ग्रेम इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम must be equal to ग्रेम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड आयन। दोनों एक दूसरे को पूरा खत्म करना चाहते हैं, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक, अब सुनना, आपसे बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल पूछे जा रहे हैं। अगर मोल पूछे जा रहे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपने तीसरा फार्मूला लगाया, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। मेरी पूरी क्लास को अच्छे से मालूम है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका वैलेंस फैक्टर होता है 6। जिसको ना मालूम हो वो इक्विवेलेंट वेट जाके पढ़े, 6। इसका मोल आपको निकालना था तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए तीसरा वाला फार्मूला लगाया, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर होगा 6। अब सुनना, सल्फाइड आयन कितने दिए गए हैं? 1 मोल। अगेन मोल आ गया, तीसरा फार्मूला लगेगा, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। अब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे ये बता दें कि सल्फाइड का वैलेंस फैक्टर कितना होगा। बस जो बता देगा मतलब उसको वॉल्यूमेट्रिक आ गया। यस, मुझे मोबाइल के अंदर से आवाज सुनाई पड़ रही है, आप लोग 2 बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका वैलेंस फैक्टर 2 ही होगा, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये 2 कैसे आया? मुझे फिर से आवाज सुनाई पड़ रही है, आप कह रहे हैं सर ये आयन है और आयन का वैलेंस फैक्टर चार्ज के बराबर होता है, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर 2 होगा। बस बेटा, यहीं पर तुम गच्चा खा गए, यहीं पर तुमने गलती कर दी। अगर तुमने इसका वैलेंस फैक्टर 2 चार्ज को देखकर बताया है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आंसर इसका 2 ही है, लेकिन उसका रीजन ये चार्ज नहीं है। तुम भूल गए बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बगल में जो खड़ा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब बेटा ये आयन नहीं है, अब बेटा ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और अब इसका वैलेंस फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट वाले फार्मूले से आएगा, सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई आईसी। याद करिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट 8 सॉल्ट टू 8 सॉल्ट। याद आया आपको कुछ? तो अब जरा देखिए, अगर आप इसका वैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो यहां पे सल्फर +4 है, यहां पे सल्फर +6 है, सिंपल चेंज 2 का, सल्फर का आईसी कितना 1, इसलिए वैलेंस फैक्टर आया है 2। जो बच्चा ये समझ रहा है समझ लो उसको वॉल्यूमेट्रिक आ रहा है। ओके, यस। अब सवाल में कोई दम तो बची नहीं। मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गए 1/3। ओके, तो बहुत ही प्यारा सवाल था, ध्यान रखिएगा। मैं सवाल को फिर से बोलूंगा। सवाल ये था, पोटेशियम डाइक्रोमेट के
हम कितने मोल का इस्तेमाल करें जो सल्फाइड के 1 मोल को रिक्वायर्ड मतलब खत्म कर दे। अच्छा, तुम दोनों साले एक दूसरे को खत्म करना चाहते हो तो तुम दोनों की क्या बराबर होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। हमने बराबर कर दिया। मोल पूछा है, मोल दिया है, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए दोनों तरफ हमने सेम फार्मूला लगाया, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। पोटेशियम डाइक्रोमेट OA होता है, वैलेंस फैक्टर हमेशा होता है 6। सवाल यह है सल्फाइड का वैलेंस फैक्टर क्या होगा? ध्यान रखिए, सल्फाइड अब आयन नहीं है, सल्फाइड अब बन गया रेड्यूसिंग एजेंट, तो इसका वैलेंस फैक्टर होगा सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई IC। ओके बेटा, तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 आ गया। सॉल्व कर लिया, मोल की वैल्यू आ गई 1/3। ओके, चलिए आइए इसी के ऊपर एक सवाल और करते हैं। इसी के ऊपर एक सवाल और करते हैं जिसका इक्विवेलेंट वेट जितना अच्छा होगा उसकी वॉल्यूमेट्रिक उतनी अच्छी होगी। जिसे इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता, जिसने लेक्चर ना देखे हो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसको प्रॉब्लम होगी। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 पहले देखिए आप। ठीक है, एक क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ KMnO4 in acidic medium are required to oxidize 1 mole of, बहुत ध्यान से, फेरस ऑक्जेलेट। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल। आइए देखते हैं सवाल क्या। हमारे पास KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, जो फेरस ऑक्जेलेट को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। अच्छा, तुम दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हो, तो तुम दोनों के तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। मैंने लिख दिया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 in acidic medium must be equal to gram equivalent of ferrous oxalate। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा भाई, आपसे KMnO4 के मोल पूछे गए हैं जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के तरीके, तो फार्मूला लगाएंगे मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। उम्मीद है आपको याद होगा KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर होता है 5। हमने ट्रिक बताई थी, बना 135, एसिडिक मीडियम में 5, न्यूट्रल मीडियम में 3 और बेसिक मीडियम में 1। लेकिन बेसिक मीडियम को भी क्या मानते हैं? न्यूट्रल मीडियम, और वैलेंस फैक्टर लगाएंगे 3। फेरस ऑक्जेलेट के मोल ही आपको दिए गए हैं, तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। अब सवाल ये है, वीडियो को पॉज करके बताइए इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा। चलो पॉज ना करो, ऐसे ही बताओ, फेरस ऑक्जेलेट का वैलेंस फैक्टर क्या होगा? फेरस ऑक्जेलेट का वैलेंस फैक्टर क्या होगा? यस, मोबाइल के अंदर से मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है, मैं अंतर्यामी हो चुका हूं तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते। मुझे ऐसा लग रहा है
कुछ बच्चों ने 3 बोला है और कुछ बच्चों ने 2 बोला है। मुझे नहीं मालूम आपने क्या बोला, आइए देखते हैं, सुनना जरा। सबसे पहले मेरे बच्चे फिर सोचे, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जिससे भी रिएक्शन कर रहा होगा उसका नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका वैलेंस फैक्टर निकालेंगे, सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई IC। ध्यान से अगर आप सोचें तो आपको याद आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट अ सॉल्ट टू एक सॉल्ट। ना याद आए तो प्लीज रेडॉक्स रिएक्शन पढ़िए जाकर। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट ऑक्सैलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सैलेट में +3 आता है। आप देखिए आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों के रेस्पेक्ट में वैलेंस फैक्टर निकालेंगे और दोनों को जोड़कर यहां पर रख देंगे। तो आप देखिए F1 बराबर सिंपल चेंज 1 IC1, F2 बराबर सिंपल चेंज 1 IC2। तो आप बताइए आप यहां पर कितना रखेंगे, हम लोग यहां पे रखेंगे 1 और 2 3। मतलब फेरस ऑक्सैलेट का वैलेंस फैक्टर ध्यान रखिएगा 3 आएगा। आपको KMnO4 के मोल निकालने थे तो आंसर आएगा 3/5। दिस इज योर आंसर। ओके, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। मैं सवाल को फिर से बता दे रहा हूं, KMnO4 के हम कितने मोल का इस्तेमाल करें जो फेरस ऑक्सैलेट के 1 मोल को पूरी तरीके से खत्म कर दे। तो मेरे बच्चों ने देखा हमने उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर दिए। मोल पूछे गए हैं, मोल ही दिए गए हैं, दोनों के लिए मोल इनटू वैलेंस फैक्टर वाला फार्मूला लगा दिया। यहां से मोल आ गया 3/5। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर यह था कि फेरस ऑक्सैलेट का वैलेंस फैक्टर कितना होगा। जब ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका वैलेंस फैक्टर होगा सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय IC। आपने जब ध्यान से देखा तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का अलग अलग वैलेंस फैक्टर निकालेंगे और जोड़कर रख देंगे। यहां से मोल ऑफ KMnO4 आ गए 3/5। ओके ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप देखिए आपने ये कॉन्सेप्ट हमसे सीखा। चल आइए बेटा आगे हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, चलिए अपने छात्रों को हम एक SW देते हैं, SW करके लाइएगा। ओके, जब इतना आप लोग पढ़ लें तो आप अपने वीडियो को पॉज करेंगे, लगभग 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और रिवाइज करेंगे। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने एक मिनट बेटा। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस पूरे चीज को रिवाइज किया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने एक कंसंट्रेशन रह गई थी, वॉल्यूम स्ट्रेन, उसको डील कर लिया था। फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोगों ने पढ़ा
और हम लोगों ने देखा कि जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे को 100% खत्म करते हैं तो हम उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के रास्ते कितने थे? 5 रास्ते थे। एक बार जहां बैठे हो फिर से बोल दो। N इंटू वी, MVF, मोल इंटू बैलेंस फैक्टर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को ml में कर दोगे तो इसको हम बोलने लगेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, काफी सारे सवाल आप लोगों ने किए। आप जानते हैं ये चैप्टर बस अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और खत्म ही होने वाला है। अब इतने सारे सवाल किए, बार बार आप लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दिया, बहुत अच्छी बात। अब एक आखिरी बात जो हमारे दिमाग में आ रही है क्या, कि सर अगर दो लोगों ने एक दूसरे को 100% खत्म नहीं किया तो क्या होगा? हाँ सुनिए, जरा सुनिए। इतने सारे सवाल करने के बाद अब यहां पर एक नोट डालेंगे। नोट, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चार्जिंग कितनी है उसकी? हाँ छोड़ दो, मत लगाओ फिर उसको। ठीक है, देखिए बेटा, तो हम लोग एक नोट यहां पे लिखेंगे। लिखिए, इफ टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलो या रिएक्टेंट बोलो, इफ टू सॉल्यूशन और रिएक्टेंट डू नॉट रिएक्ट 100% implies anyone get left। यही तो सवाल आपके दिमाग में उठ रहा था। अगर दो लोग जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, अगर वो 100% रिएक्शन ना करे, उनमें से कोई एक बच जाए तो सर क्या होगा? आओ जरा इसको देखते हैं। सुनना बेटा, मान लो ए है, बी है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर, समझना मेरी बात। मान लो इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट थे बर्तन में, इसके 10 ग्राम इक्विवेलेंट थे बर्तन में, और ये दोनों ने रिएक्शन करके सी बनाया। अब देखना बेटा, जाहिर सी बात है जब दो लोग एक दूसरे को पूरा खत्म करते हैं तब उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। अगर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे को 100% खत्म नहीं करेंगे। यस, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जिस रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट कम होते हैं हम उसी को मान लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और उसको हम 100% खत्म कर देते हैं। ये इसके जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे ये अपने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर इसको खत्म कर देगा और बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट हम इसके लिख देंगे। जितने ग्राम इक्विवेलेंट लिमिटिंग के खत्म होते हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बगल वाले के खत्म होंगे, जो एक्सेस में होगा वो बच जाएगा। जितने ग्राम इक्विवेलेंट लिमिटिंग के खत्म होते हैं, ध्यान रखिएगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बन जाते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वॉल्यूमेट्रिक है। मोल कॉन्सेप्ट में हमें बैलेंसिंग कॉफिशिएंट को देखना पड़ता है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक में हमें बैलेंसिंग कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता। स्टाइलिश तरीके से लिखेंगे, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग कोफिशिएंट। नो नीड ऑफ बैलेंसिंग कोफिशिएंट। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होते हैं वो 100% खत्म हो जाएगा और अपने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट को खत्म कर देगा। अगर वो एक्सेस में हुआ तो वो बच जाएगा। जितने ग्राम इक्विवेलेंट लिमिटिंग के खत्म होंगे प्रोडक्ट के भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इनका बैलेंसिंग कोफिशिएंट कुछ भी हो, यहां पे हम कह रहे हैं
ए लिखा हो, यहां पे हम कह रहे हैं बी लिखा हो, यहां पे हम कह रहे हैं सी लिखा हो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता। इन कॉफिशिएंटों से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ मतलब है जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है वो पूरा खत्म हो जाएगा, अपने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर दूसरे को खत्म करेगा, अगर वो एक्सेस में होगा थोड़ा बच जाएगा। जितने ग्राम इक्विवेलेंट लिमिटिंग के खत्म होंगे उतने ही किसी प्रोडक्ट के बन जाएंगे। ओके, इसको लिख लीजिए और इसके ऊपर हम एक सीबीएसई का सवाल आपको कराना चाहेंगे। प्यारा सवाल है, लास्ट सवाल है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। गले में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, अब काफी सारे बैचेस बन गए हैं तो एक दिन में 3-3 4-4 क्लासें लेनी पड़ रही हैं, डाउट वीडियो अलग से बनाना पड़ रहा है, तो गले में प्रॉब्लम होने लगती है, हटाना चाहेंगे इसको। आइए इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मैं डालना चाहूंगा। देखिए क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम, ब्रैकेट में इन ml, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया should be passed into 100 ml .5 normal H2SO4 so that its concentration decreases up to 0.2 नॉर्मल। आइए देखिए, देखिए सवाल को पहले समझो, सवाल को फील कर लो। हमारे पास H2SO4 है, 100 ml 0.5 नॉर्मल, ये एसिड होता है। सवाल कह रहा है बताइए हम इसमें कितनी अमोनिया पास करें कि इसकी कंसंट्रेशन घटकर 0.2 नॉर्मल शेष बचे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले फील आप ये करिए कि अमोनिया को पास करने पर इसकी कंसंट्रेशन घट क्यों रही है। वेरी सिंपल आंसर, अमोनिया जो होता है दिस इज द बेस। आज ही की क्लास में आपने सीखा, हो सकता है पहले भी कभी बताया हो, और सल्फ्यूरिक एसिड इज ए एसिड। जाहिर सी बात है बेस जब एसिड के ऊपर जाएगा तो ये एसिड को खत्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, हमें प्राप्त होगा अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट। तो जब आप अमोनिया को पास करेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड को धीमे धीमे सॉल्ट के रूप में बर्बाद कर देगा। जब सल्फ्यूरिक एसिड बर्बाद होने लगेगा तो इसकी कंसंट्रेशन धीमे धीमे कम होने लगेगी। अगर आप नहीं मानोगे, लगातार अमोनिया पास करते जाओगे तो यह भी पॉसिबल है कि सल्फ्यूरिक एसिड 100% खत्म हो जाए और इसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाए। ठीक है, एग्जामिनर ने पूछा हमें उतनी अमोनिया पास करनी है जितने में ये पूरा खत्म ना हो, खत्म होते होते इतना शेष बचे। अब समझना मेरी बात। देखिए बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्तन का वॉल्यूम 100 ml था तो वो 100 ml ही रहेगा। अब मेरी बात समझना, हमें अमोनिया उतनी ही पास करनी है जितने में इसकी कंसंट्रेशन 0.5 से घटकर
0.2 शेष बचे। इसका मतलब अमोनिया तो पूरा खत्म हो रहा है और ये अमोनिया अपने मिली इक्विवेलेंट के बराबर इसके मिली इक्विवेलेंट को खत्म करेगा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि सल्फ्यूरिक एसिड को खत्म होने वाले मिली इक्विवेलेंट वही होंगे जो अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट होंगे? अभी अभी मैंने बताया अमोनिया पूरा खत्म हो रहा है, मतलब ये बिहेव करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके जितने भी मिली इक्विवेलेंट होंगे वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे और ये अपने मिली इक्विवेलेंट के बराबर सल्फ्यूरिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट को खत्म कर देगा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया बराबर अगर सल्फ्यूरिक एसिड के टोटल मिली इक्विवेलेंट से बचे हुए मिली इक्विवेलेंट को माइनस कर दें तो इसके खत्म हुए मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे जो अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। यस, मैं इसको लिख सकता हूं, जगह नहीं है, मैं यहां पर लिखूंगा। तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया मस्ट बी इक्वल टू टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जाहिर सी बात है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड कितना खत्म होगा? अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट के बराबर खत्म होगा। तो कितना खत्म हुआ? अगर टोटल में से बची हुई चीज को घटा दिया जाए तो खत्म हुआ अमाउंट आ जाएगा और खत्म हुआ अमाउंट अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट के बराबर। सवाल में कोई दम नहीं बची। अमोनिया का वॉल्यूम पूछा गया, चौथा वाला फार्मूला वॉल्यूम इन ml अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंस फैक्टर। बहुत से बच्चे कहते हैं सर यहां 22,400 होना चाहिए। नहीं, ध्यान रखिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम आप हमेशा यही रखेंगे, ऊपर वाले वॉल्यूम को लीटर में रखेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट कहलाएगा और ml में रखेंगे तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कहलाएगा। हमने पांचवा वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, बराबर टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड N इंटू V माइनस लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड N इंटू V। आप देख लीजिए 50 में से 20 गया, 30 बचेगा और 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वॉल्यूम आ गया 30 ml एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कहें तो मैं एक बार और बता देता हूं। मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड 100 ml 0.5 नॉर्मल था। बताइए इसमें कितनी अमोनिया पास करें कि इसकी कंसंट्रेशन घटते घटते 0.2 नॉर्मल रह जाए। बहुत ही सिंपल सी बात है। अमोनिया तुम जितना भी पास करोगे ये अमोनिया अपने मिली इक्विवेलेंट के बराबर बगल वाले के मिली इक्विवेलेंट को खा जाएगा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के खत्म हुए मिली इक्विवेलेंट वही होंगे जो अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर? और खत्म हुए मिली इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं? टोटल में से बचे हुए को माइनस कर दो तो खत्म हुए मिली इक्विवेलेंट आ जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ खत्म हुए H2SO4 बराबर टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस बचे हुए मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। आपको अमोनिया का वॉल्यूम निकालना था। पांचवा फार्मूला वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम रखेंगे ml में। इक्विवेलेंट वॉल्यूम हमेशा रखा करिए मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंस फैक्टर। टोटल मिली इक्विवेलेंट N इंटू V, बचे हुए मिली इक्विवेलेंट N इंटू V। सॉल्व कर लीजिए, वॉल्यूम आपका आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप देखिए हम लोगों ने ये वाला केस भी खत्म किया।
ओके बेटा, आइए देखिए बेटा, देखिए लास्ट ईयर हमने वॉल्यूमेट्रिक में बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करवाए थे, अभी जरूरत नहीं है। जैसे डबल टाइट्रेशन भी लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था, जरूरत नहीं। मैं फिर से आप अपने बच्चों से कहना चाहूंगा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य नीट 2021 है, हमें ज्यादा नहीं ज्यादा बार पढ़ना है। वॉल्यूमेट्रिक तो नीट के सिलेबस में ही नहीं है, बस एनसीईआरटी में एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसी में थोड़ा सा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बारे में लिख दिया गया है और थोड़े से एक दो सवाल डाल दिए गए। ओके, हमने आपको बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा दिया। इस प्रकार से ये चैप्टर यहां पर क्या हो गया है, खत्म हो गया। अच्छा भाई, अब हम लोग बात करेंगे एसडब्ल्यू की। चैप्टर चूंकि खत्म हो गया है, ध्यान दीजिए, अगर आपने ये लिख लिया हो तो आइए चलिए, मुझे एक सवाल और दिख गया है, मुझे इसके ऊपर एक सवाल और दिख गया है, इसी के ऊपर चलिए एक सवाल और करा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपकी सीट का सवाल करा देते हैं, ठीक है, एक आपके सीट का सवाल करा देते हैं। देखिए, हटाते हैं इसको, चलिए एक सवाल इसके ऊपर और करा देते हैं। ये आपकी सीट का क्वेश्चन नंबर 121 है, लिखिए। 0.2 ग्राम ऑफ metallic oxide MO was treated with 50 ml N/2 HCl solution. Full stop, full stop. The excess acid, समझिएगा सवाल को, was neutralized by 30 ml N/2 NaOH. Calculate atomic weight of metal. अभी जो मैंने केस कराया उसी पर आधारित सवाल है। देखिए, आइए सवाल को पहले लिखते हैं। क्या हमारे पास एक मेटेलिक ऑक्साइड है MO 0.2 ग्राम। अच्छा भाई, हमने इसको ट्रीट किया। देखिए, एग्जामिनर ने रिक्वायर्ड या न्यूट्रलाइज शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ट्रीट किया है HCl से 50 ml N/2। हमें अभी ये नहीं मालूम कि ये इसको पूरा खत्म कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें नहीं मालूम। हम जब सवाल को आगे पढ़ेंगे तब शायद हमको समझ में आए कि पूरा खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने सवाल को आगे पढ़ा, द एक्सेस एसिड, सवाल ने क्या बोला, एक्सेस एसिड, इसका मतलब ये साला थोड़ा सा बच गया। अगर ये थोड़ा सा बच रहा है तो इसका मतलब इसने इसको 100% खत्म नहीं किया, ये सिर्फ अपने मिली इक्विवेलेंट के बराबर इसको खत्म करेगा और ये थोड़ा सा बच गया। ये जो बचा हुआ एसिड है, इन्होंने बोला द एक्सेस एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड, तो एक्सेस एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 30 ml N/2 NaOH। बताइए मेटल का एटॉमिक वेट क्या होगा।
ये क्वेश्चन है, आप देखिए समझना, जगह मेरे पास नहीं है, मैं उसको हटाना चाहूंगा, ठीक है। देखिए देखिए, जैसे तुमने सवाल को इस प्रकार से लिखा, मोस्ट ऑफ द बच्चे ये समझ चुके हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को 100% खत्म नहीं किया। ये तो पूरा खत्म हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बच रहा है, मतलब ये लिमिटिंग होगा। ये अपने मिली इक्विवेलेंट के बराबर इसको खा जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता HCl के खत्म हुए मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MO? एक ही बात है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MO मस्ट बी इक्वल टू खत्म हुए मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, दैट इज टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। सब लोग ध्यान से देखेंगे प्लीज। आपको इसका वेट दिया गया तो आपने इसके मिली इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला लगाया, वेट इन ग्राम अपॉन MO का इक्विवेलेंट वेट अननोन है, तोड़ के लिख दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। हम मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl N इंटू V इन ml माइन। अब सवाल यह है, कौन बच्चा बताएगा HCl के बचे हुए मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? मुझे आवाज आ रही है, सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं कि सर बचे हुए को, चूंकि ये NaOH पूरा खत्म कर रहा है तो बचे हुए के मिली इक्विवेलेंट उतने ही होंगे जितने इस NaOH के मिली इक्विवेलेंट होंगे, दैट इज N इंटू। ये देखिए कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखने में लग रहा था पता नहीं सवाल क्या होगा, और कितने आराम से देखिए सॉल्व हो गया। यहां बचेगा 25, वहां बचेगा 15, 25 में से 15 क्या बोलो 10, 10 से ये कटा 20, 20 में से 8 गया 12, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया 12। क्या ये तुम्हारा आंसर है? नहीं, ये तुम्हारा आंसर नहीं है। उन्होंने एटॉमिक वेट पूछा था, कई बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कई बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जगह नहीं है मेरे पास, आप कंटिन्यू करिएगा। एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट आपने वॉल्यूमेट्रिक की हेल्प से निकाल लिया, बात आई वैलेंसी की, कोई बच्चा बता देगा O-2 होता है तो यहां पर M+2 होगा, तभी 2 से 2 कटा होगा और फार्मूला बना होगा MO, मतलब इसकी वैलेंसी है 2, तो एटॉमिक वेट आ गया 24। दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, तो एक बार फिर से मैं अपने बच्चों को यह सवाल बताना चाहूंगा। सवाल बहुत ही सिंपल था। 0.2 ग्राम एक ऑक्साइड है MO, जिसको तुमने HCl से ट्रीट कराया, ये HCl थोड़ा सा बच गया और बचे हुए एसिड को इस NaOH ने पूरा खत्म कर दिया। आप समझना, ये इसको पूरा खत्म नहीं कर पा रहा है, ये थोड़ा सा बच रहा है, तो गारंटी है ये अपने मिली इक्विवेलेंट के बराबर इसको खा जाएगा। तो HCl के खत्म हुए मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे MO के मिली इक्विवेलेंट, एम राइट? तो MO के मिली इक्विवेलेंट बराबर HCl के खत्म हुए मिली इक्विवेलेंट, बोले तो टोटल मिली इक्विवेलेंट माइनस बचे हुए मिली इक्विवेलेंट। बचे हुए मिली इक्विवेलेंट इस NaOH के बराबर होंगे। सॉल्व किया, मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया, वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया, मेटल का एटॉमिक वेट आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूरा खेल क्या होता है, खत्म होता है। डबल टाइट्रेशन बस हम लोगों को नहीं पढ़ना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल भी नीट में नहीं पूछा जाएगा। हमने 2021 के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा ही आपको बता दिया है। ओके, मैं इस सवाल को हटा रहा हूं।
मैं इस सवाल को हटा रहा हूं। आइए अब बात करते हैं आज की SW की। बहुत SW है आज का। SW बहुत है। आप लोग देखिए इस शीट के सारे सवाल आप लगा चुके हैं। आप लोगों ने नहीं लगाया वो लगा लेना है। 42 to 45 ये आपने सवाल नहीं लगाए थे, आप इसको लगा लीजिएगा, और आप सब लगा चुके हो। और आज आप जाकर लगा डालना 83 से लेकर लास्ट तक। ओके, इस प्रकार से आपका वॉल्यूमेट्रिक क्या हो गया है, खत्म हो चुका। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ऑन सैटरडे। ठीक है, कल फ्राइडे को ऑफ रहेगा, ऑनलाइन फ्राइडे को ऑफ रहेगा, सैटरडे को आप लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। अच्छा, चूंकि कल फ्राइडे को ऑफ रहेगा इसलिए आप पहले ध्यान सुन लीजिए। आप कल तक ये पूरा काम कर लें, इसके जो भी डाउट हो उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लें। मतलब फ्राइडे तक आप पूरा वॉल्यूमेट्रिक निपटा के बढ़िया सैटरडे को आराम से नया चैप्टर गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है, आज मैंने आपको काम दिया था, वो काम ध्यान रखिएगा। 21 नवंबर तक IUPAC खत्म हो जाना चाहिए। ओके, तो हम लोग अब इसको कर लीजिए, सैटरडे को मिलेंगे विद द न्यू चैप्टर गैसियस स्टेट। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके बाद फुल ऑर्गेनिक चलेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर? ओके भाई, थैंक यू। पढ़ते रहिए, साथ में बने रहिए, अपने डाउट जरूर क्लियर करिए जो मैं वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं उनके द्वारा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।